हूँ आपकी होस्ट माई मतुर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो उसका टाइटल है कि इज इंडिया पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग केस स्टडी यूपीएससी मेंस और स्टडी आईक्यू एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो जैसे कि आपको वीडियो को टाइटल से अंदाजा हो रहा है कि इंडिया की आबादी कम हो रही है क्या, तो चलते हैं और जानते हैं। हालांकि इंडिया आबादी का दूसरा बड़ा मुल्क है और उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो चलते हैं और इस फैक्ट के बारे में जानेंगे। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा अगर आपने इसको अब तक प्रेस नहीं किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स टेक द वीडियो। दोस्तों, भारत की कला, संस्कृति और परंपरा को दुनिया भर में इज्जत दी जाती है, चाहे वो हमारा 6000 साल पुराना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या हमारे देश में जन्मी कहानियां। सभी ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत कला, संस्कृति और परंपरा के अलावा पॉपुलर स्लोगन्स का देश भी है, तो ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, इंडिया और स्लोगन का नाता सदियों पुराना है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया करो या मरो का स्लोगन हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे दिए गए नारे हों, इन सभी ने भारतीयों को जोश और जुनून से भर दिया था। आजादी के बाद चाहे वो 1971 जनरल इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ देश बचाओ का स्लोगन हो, या 2014 जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का अब की बार मोदी सरकार जैसा स्लोगन, इन सब ने भी हम भारतीयों के दिल और दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। आजादी के बाद ऐसे ही अनेक नारों के बीच एक ऐसा स्लोगन है जिसे आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और वो स्लोगन है हम दो हमारे दो। हाँ, मैंने सुना है। 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव को शुरू करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश था। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य लोगों के बीच पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जागरूकता लाना और उन्हें सिर्फ 2 बच्चे जन्म देने के लिए प्रेरित करना था। हम दो हमारे दो का ये स्लोगन इसी इनिशिएटिव की पैदाइश थी। जब 1952 में इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया तब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 36.1 करोड़ थी, और आज लगभग 70 साल बाद 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का एनुअल पॉपुलेशन एडिशन 2.2 करोड़ है, जो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। यानी हर साल पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से इंडिया एक पूरे ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे रहा है। लेकिन हाल ही में रिलीज हुए सेकंड राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 से मिला डेटा कहानी की किसी और ही पहलू को बयां कर रहा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग आज इंडिया की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है, जो PRR यानी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 से नीचे आ चुकी है। इसका मतलब अगर हमारी करंट फर्टिलिटी रेट इसी तरह नीचे गिरती रही तो आने वाले वक्त में हमें पॉपुलेशन डिक्लाइन और एजिंग पॉपुलेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम देश की जनसंख्या से जुड़े इस नए पहलू को TFR और PRR के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम्स ने आज हमारी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज तो कर दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये प्रोग्राम्स देश में नई समस्याओं को जन्म देने वाले हैं। हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्या अब हम दो हमारे दो जैसे इनिशिएटिव्स की आवश्यकता है भी या नहीं, और किस तरह टोटल फर्टिलिटी रेट का पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो से नीचे आना हमारी सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के दृष्टिकोण से हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS1 के सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती लेकिन मैं करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम NFHS 5 रिपोर्ट से मिले उन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जिन्हें आधार मानकर एक्सपर्ट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन, एजिंग पॉपुलेशन जैसी आने वाली समस्याओं का अंदेशा लगा रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 की न्यू रिपोर्ट से मिला डेटा के अकॉर्डिंग आज ह्यूमन टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.0 है, जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो यानी PRR 2.1 के मुकाबले कम हो गई है।
दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है किसी महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों के औसत यानी एवरेज से। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में 10 महिलाएं रहती हैं, उनमें से 5 महिलाओं के 2 बच्चे हैं और बाकी 5 महिलाओं के 3 बच्चे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट होगा 2.5। वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो एक महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों का वो औसत है जिससे एक आबादी खुद को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बदल सके। अगर स्टेट्स की बात करें तो आज सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मणिपुर ही वो 5 स्टेट्स हैं जहां टोटल फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो से ज्यादा है। और अगर लो टोटल फर्टिलिटी रेट वाले स्टेट्स की बात करें तो 1.1 TFR के साथ सिक्किम देश का लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट वाला स्टेट है। सिक्किम के बाद 1.3 TFR के साथ गोवा एंड अंडमान एंड निकोबार लिस्ट में बॉटम 3 स्टेट्स हैं। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो जहां 1992 से 93 में रूरल एरियाज का TFR 3.7 था, वो आज 2.1 तक आ चुका है। वहीं अर्बन एरियाज में 1992-93 में जहां TRF 2.7 था, वो आज 1.6 पहुंच गया है। इन स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद आप तो समझ गए होंगे कि आज गांव से लेकर शहरों तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज भारत के हर हिस्से में टोटल फर्टिलिटी रेट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। इसकी वजह से हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को अचीव कर लिया है। पॉपुलेशन का स्टेबलाइज होना एक अच्छा संकेत है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब अगर इसी कारण से पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो यानी कि PRR के मुकाबले टोटल फर्टिलिटी रेट TFR नीचे गिरती है तो आने वाले वक्त में हमारे सामने कुछ न्यू चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन आने वाले चैलेंजेस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला बड़ा चैलेंज नंबर ऑफ वर्कफोर्स रिलेटेड है। दोस्तों आज इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन को होस्ट करने वाली कंट्री है। अगर अप्रैल 2022 में रिलीज गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो आज हमारी टोटल वर्कफोर्स 440 मिलियन के अराउंड है। इस वर्कफोर्स में 41% एग्रीकल्चर सेक्टर, 32% वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर और 27% वर्कफोर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज है। ये वर्कफोर्स देश में होने वाली लगभग हर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर टोटल फर्टिलिटी रेट इसी तरह पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो के मुकाबले डिक्लाइन होती रही तो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी, जो एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में लेबर शॉर्टेजेस जैसी समस्याओं को जन्म देगी। कारण हमारे देश की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से लेकर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तक हर एक का हाईली लेबर इंटेंसिव होना है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और एक डेवलपिंग नेशन के सपनों की यात्रा बिना वर्कफोर्स के तय नहीं की जा सकती। वर्कफोर्स में आई कमी आने वाले वक्त में देश के इकोनॉमिक एम्बिशंस को पूरा करने के रास्ते में एक मेजर ऑब्स्टिकल की तरह है। दूसरा बड़ा चैलेंज एजिंग पॉपुलेशन से रिलेटेड है। TFR और RRR में वाइड होता गैप न सिर्फ देश की यंग पॉपुलेशन में कमी लाएगा बल्कि साथ ही साथ देश में ओल्ड एज लोगों की जनसंख्या में भी वृद्धि करेगा। पॉपुलेशन में ओल्ड एज लोगों के बढ़ने से गवर्नमेंट की सोशल स्पेंडिंग सिस्टम पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा। सरकार को उनको देने पड़ेंगे और ओल्ड एज हेल्थ केयर सिस्टम के लिए और भी ज्यादा फंड मोबिलाइज करने होंगे। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आज इंडिया की ओल्ड एज पॉपुलेशन लगभग 140 मिलियन के अराउंड है। इस टोटल पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा आज इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम यानी IGO-APS या नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पीपल जैसे दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं। और अगर वक्त रहते एजिंग पॉपुलेशन जैसी समस्याओं का हल नहीं किया तो आने वाले वक्त में सरकार को इन स्कीम्स के लिए और भी ज्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा। अगर सरल भाषा में कहें तो वर्कफोर्स में निरंतर आती कमी और ओल्ड एज लोगों की निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण ऐसी विशेष साइकिल की शुरुआत होगी जिसकी वजह से कुछ ही समय में देश की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। दोस्तों आज दुनिया के बहुत सारे देश डिक्लाइनिंग यूथ पॉपुलेशन या एजिंग पॉपुलेशन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन्हीं कंट्रीज की लिस्ट में हमारे पड़ोसी देश चाइना हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों देश की तेजी से और देश के रिसोर्सेज पर बढ़ते बर्डन को कम करने के उद्देश्य के साथ 1979 में चाइनीज गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पर फैमिली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ डिकेड्स में चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा रैपिडली इंक्रीज होती पॉपुलेशन को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो के स्टेबलाइज हो जाने के बाद भी इस पॉलिसी में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। फलस्वरूप 2015 आते आते चाइना पूरी तरह से एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स की विशियस साइकिल में फंस गया।
आलम यह है कि चाइना की गलियों में आपको या तो 60 साल के बूढ़े लोग दिखेंगे या फिर 15 साल के छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इंडिया की ही तरह चाइना भी एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, फिर चाहे वो चाइना की कोई मल्टी बिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर छोटे पैमाने पर घर से रन होने वाले चाइनीज टॉय बिजनेसेस, सभी में हाई वर्कफोर्स रिक्वायर होता है। वर्कफोर्स में आई कमी का असर ये हुआ कि तेजी से ऊपर जाती चाइनीज इकोनॉमी कई पैरामीटर्स पर स्लो डाउन हो गई। एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स के अलावा इन पॉलिसी की वजह से चाइना का सेक्स रेशियो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि अब चाइनीज कपल्स एक बच्चे के रूप में सिर्फ लड़के ही चाहते थे। साल 2015 आते आते चाइना के अंदर मेल और फीमेल पॉपुलेशन में 34 मिलियन का डिफरेंस आ गया। श्रिंक होती वर्किंग एज पॉपुलेशन और एक्सपैंड होती रिटायर्ड एज पॉपुलेशन ने चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर दिया, और इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट को साल 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी और साल 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। दोस्तों, चाइना की ही तरह आज बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में भी एजिंग पॉपुलेशन एक बड़ा इशू है। इस डेमोग्राफिक प्रॉब्लम को आज यूरोप में ग्रेइंग ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, डिक्रीजिंग मोर्टेलिटी रेट और हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन की लगभग 25% पॉपुलेशन 60 ईयर से ज़्यादा उम्र की है। इटली, ग्रीस और पोर्टुगल आज यूरोप की ओल्डेस्ट पॉपुलेशन को होस्ट करने वाली कंट्रीज बन गए हैं। वेस्टर्न यूरोप के नदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड नॉर्डिक कंट्रीज भी इसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आज नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के इम्बैलेंस को साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज के अलावा आज साउथ कोरिया, जापान और उरुग्वे भी इस पॉपुलेशन पैराडॉक्स में ट्रैप्ड है। इन सभी एग्जाम्पल्स को देखकर एक बात तो साफ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, लेकिन इन मेथड से होने वाले लॉन्ग टर्म रिपल्सिव इफेक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पर तब जब बात इंडिया या चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ की हो। दोस्तों, आज हमारा देश अपने सफ़र के उस मुकाम पर है जहां हमारे बाजुओं की ताकत ही अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे ढकेल रही है। ना हम मैन पूरी तरह फोर्स से की बहुत जरूरत मशीनाइज्ड है। हुए हैं और ना ही पूरी तरह से मॉडर्नाइज्ड। ऐसी स्थिति में देश को अपने युवाओं के बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। आज हमारा देश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के उस स्टेज पर खड़ा है जहां बेटर हेल्थ सर्विसेज, बेटर हाइजीन और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से हमारी मोर्टेलिटी रेट में तो कमी आई है, लेकिन साथ ही बेटर एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन और सोशल माइंडसेट में आए चेंजेस की वजह से फर्टिलिटी रेट में भी कमी आई है। आज एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर किसी छोटे टाउन में रहने वाले वेल एजुकेटेड कपल्स के लिए हम दो हमारे दो जैसे इनिशिएटिव्स आज पुरानी बात हो चुके हैं। आज इंडियन कपल्स भी 2 नहीं, सिर्फ एक ही बच्चा प्रेफर कर रहा है ताकि उस एक बच्चे का पालन पोषण ठीक से किया जा सके। इन सभी रीजंस के कारण कई एक्सपर्ट खिलाना भी तो उसको। आने वाले समय में हमारी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएगी। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल या फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम्स की अब जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो और टोटल फर्टिलिटी रेट के बीच के गैप को समय समय पर मॉनिटर करना होगा ताकि आने वाले समय में हम चाइना जैसी स्थिति में ना फंस जाएं। दोस्तों, पॉपुलेशन कंट्रोल एक 2-धारी तलवार की तरह है। इसका एक सिरा देश की बढ़ती जनसंख्या और देश के संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करेगा, लेकिन तलवार का दूसरा सिरा आने वाले वक्त में देश में युवाओं की कमी और देश की आर्थिक संपन्नता पर खतरा पैदा कर देगा। दोस्तों, आपका इस मुद्दे को लेकर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन से इस टॉपिक के रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। एंड द क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामाइन। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और जहाँ तक वो उन्होंने बात की कि 1952 में वो जो स्लोगन आया, तो मैं सोच रही थी कि मेरे इस टाइम तो मेरे पेरेंट्स भी पैदा नहीं हुए थे, और जब ये स्लोगन आया तो हम इसको सुनते आ रहे हैं बचपन से, हम दो और हमारे दो, हमारी फैमिली में तो थ्रू आउट ऐसा ही है कि मतलब हम सब लोग 3-3 ही हैं, मतलब सब कजन, 2 भाई 1 बहन, 2 भाई 1 बहन, मतलब हम सब पूरी फैमिली में ऐसे ही है सबके बच्चे। तो या 2 हैं किसी के, मतलब 4-5 वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और शायद ही किसी के हों, मतलब मोस्टली यही है। और जबकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है 1 वाला कॉन्सेप्ट ही है। जबकि ये एक तरह से, जिस तरह मैंने सर ने फैक्ट्स की वाली बात की है, तो उस हिसाब से तो ये बात सही है कि मैन फोर्स की बहुत जरूरत होती है किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के अंदर, जब वो एक डेवलपिंग कंट्री हो। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान की मैंने मुजम्मिल सर की वीडियो पर रिएक्ट किया था, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान को हम दो और हमारे दो के स्लोगन को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको
यानी कि मतलब ज्यादा बच्चे चाहिए तो 2 बच्चे बहुत है, वरना 1 बच्चा ही बहुत है, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त हालात वाकयात चल रहे हैं, 1 बच्चे को खिलाना भी बहुत मुश्किल है, इतनी पढ़ाई महंगी है। और मतलब मेरी कजन की बेटी है और उसकी फीस यानी कि 18,000 है, जबकि अभी वो किंडरगार्टन में है। तो 18,000 यानी कि 1 महीने की फीस है, और 18,000 का 10,000 उसका ऊपर खर्चा आ जाता है, रोज उसको ड्राइवर लेके आना लेके जाना, और जिस तरह पेट्रोल महंगा है तो इस हिसाब से अफोर्ड करना एक एवरेज फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल से 1 बच्चा ही काफी है। और बाकी ये कि मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो जैसे कि उनकी ये डिक्लाइन हो रही है, यूथ की बहुत जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है ओल्ड जो वो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है। वो जैसे ओल्ड हाउस होते हैं वहां उनको सर्विसेज देनी होती है, उनको फंड देने होते हैं, क्योंकि वो बेचारे लोग तो अपनी जिंदगी का एक बहुत अच्छा टाइम अपने नेशन के लिए स्पेंड कर चुके होते हैं, और अब तो वो पेंशनरी होते हैं, तो उन्हें तो उनसे रिलीफ ही लेना होता है। तो उस हिसाब से लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर उनका काफी खर्चा आता है, और अगर कमाने वाले हाथ नहीं होंगे तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट के पास ऊपर से पैसे तो आएंगे नहीं, हम लोग जो टैक्सेस देते हैं, ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट उसी से पैसा कमाती है और फिर वो हमारी सहूलतों के ऊपर लगाती है। तो इसलिए इंडिया को दोबारा से हम 2 और हमारे 2 को कम से कम फॉलो करना चाहिए, मतलब वो इस चीज को फॉलो करें। बाकी ये कि पाकिस्तान का, जैसा मैंने मुजम्मिल सर की वीडियो की बात की, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इसी हिसाब से आबादी बढ़ती रही तो वो 2030 तक जो है ना वो अपनी आबादी का डबल हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई हम और हमारा एक यही काफी है। बाकी ये कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे इस बारे में वैसे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन ये जिस तरह उन्होंने चाइना की बात की और इस तरह इंडिया का, तो बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है और आप लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर ऐसे ही इस हिसाब से ये कम होती रही तो फिर कल को नुकसान होगा। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है वो मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि मेरी तो इस बारे में इतना ही थोड़ा ही सही पता है, मुझे ज्यादा मुझे इस बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, चूंकि ये फैक्ट्स और नंबर्स की बात है, और ये इंसान के पर्सनल डिसीजन की बात है कि आप इसको किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। और जैसे कि अब मैं अपने घर से बात करूं तो अब हम लोग 3 बहन भाई, हमारे पेरेंट्स अलाइव नहीं है, तो अभी तक हम में से कोई भी शादी के लिए विलिंग नहीं है, तो कोई भाई नहीं कि हम और हमारा एक भी ना हो, तो हम लोग ऐसे ही मर जाए और दुनिया में डायनासोर की तरह नापैद हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम शादी नहीं करेंगे और इस तरह कुछ होगा तो, लेकिन चलो ये कि पाकिस्तान की आबादी में जो 3 या 6 बच्चे थे वो कम हो जाएंगे, आगे इतनी आबादी लोग बढ़ाने वाले बहुत है, जैसा कि मौलाना की वो कहते हैं कि आप इस आबादी बढ़ेगी तो आप उससे कफार से जंग करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, उस कफार की जंग में हमारे 6 बच्चे या 3 बच्चे नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग तो 3 बहन भाई हैं, तो इस वजह से। बाकी ये कि आपकी इस बारे में क्या राय है, मजाक की अपनी बातें हैं, लेकिन ये कि आप लोगों को थोड़ा सा इस पे हम 2 और हमारे 2 पे कम से कम फोकस करना चाहिए, हम 2 और हमारा 1 पे फोकस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हो सके अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।